माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सम्मानित मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, गैरसैंण जब सत्र हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में सदन के पटल से एक घोषणा करी थी कि जो भी पीसीएस के अभ्यर्थी थे या जो जिन लोगों ने देहरादून में प्रदर्शन करा था, जो भी उन पे चार्जेस लगे थे या जो पुलिस की कार्रवाई थी, उसको मैं ड्रॉप करने की घोषणा करता हूं। वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। मेरे को कई अभ्यर्थियों का फोन आया है। मैम, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो व्यवस्था का प्रश्न, प्रदेश की व्यवस्था भी है और सदन की गरिमा की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा का विषय भी है, सदन की गरिमा का विषय भी है। विक्रम सिंह नेगी जी, अच्छा चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, चलिए बता रहे हो, चलिए बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने पूछ लिया तो मैं एक बार बता ही देता हूँ उनको। ऐसा है, मैंने सदन में घोषणा करी थी माननीय अध्यक्ष जी गैरसैंण में, और ये हमारे उन युवाओं के लिए करी थी। मैंने कहा था जो भी परीक्षा में भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, ये नहीं कि गुंडे बदमाश कोई आए होंगे उनका वापस नहीं करेंगे जी। हाँ, अगर कोई ऐसे हो तो आप मुझे दे दीजिए, आप भाग लेने वालों की नहीं हुई, आप मुझे दे दीजिए, मैं सबके वापस। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसूसी पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड 2024 का प्रस्ताव आया। उसमें विवाह विच्छेदन, तलाक, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध आदि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लिया गया, और जब से इस पर चर्चा हुई, हम लोगों की मंशा थी, उत्सुक थे कि उपरोक्त सभी विषय जिन पर आधुनिक समाज को सोचना चाहिए और आज इन पर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा होता कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और सरकार ही अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाती तो एक अम्ब्रेला एक्ट बनता जो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हमारे प्रदेश का पैसा भी इस पर लगा। ये नवोदित प्रदेश है, इसे और बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। रोजगार, अस्पतालों में डॉक्टर की दवाई व्यवस्था करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको बनाती तो पूरे देश पर यह लागू होता और सब इसका पालन करते। क्या बीजेपी केंद्र सरकार ने इस कानून को लाने के लिए मना कर दिया और राज्य के लोग, यह राज्य संघर्ष साधतों से बना है। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली इस राज्य की आवश्यकता है। इस राज्य को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग न किया जाए। पहला प्रयोग हिंदुस्तान में उत्तराखंड में किया जा रहा है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है, हम पर इन सब पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, आपने ड्राफ्ट को लिखते लिखते, इस महत्वपूर्ण ड्राफ्ट को लिखते लिखते पार्टी का एक चुनावी पंपलेट बना दिया, और उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीद और आशा है। प्रगतिशील समाज उम्मीद करता है कि आप शादी की उम्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसे आपने छेड़ा नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल का प्रावधान है। हालांकि ये कानून 70 साल पुराना है। उस वक्त औसत उम्र लगभग 40 वर्ष थी, आज औसत उम्र 70 वर्ष है। 70 साल में हमारी सरकारों ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालय खोले, लड़कियों के लिए विशेष वजीफा दिया, महिला कॉलेज खोले, महिला अध्यापकों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए। विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मतलब आंगनबाड़ी कार्यक्रम, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। महोदय, 18 साल की लड़की अगर गर्भवती होती है तो उसके गर्भ संबंधी समस्याओं से मरने के अन्य महिलाओं के मुकाबले दुगने चांस होते हैं।
आशा है पिछले 5 साल में गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण 800 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है। क्या आपके इस समान नागरिकता कानून में इससे संबंधित कोई प्रावधान है? विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन 2010 से पहले से ही है, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, और यदि 2010 के अधिनियम में कोई कमी रह गई तो इसको संशोधित किया जा सकता था। मानव तस्करी से समान नागरिक संहिता में विवाह के पंजीकरण संबंधित विषय को जोड़ने से जो राज्य में मानव तस्करी के तहत महिलाएं गायब हुई है या हो रही है, उस पर कोई रोक लगेगी? मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार के कानून के तहत सूचना मांगने पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब मिला कि जनवरी 2021 से लेकर मई 2023 तक, यानी इन 29 महीनों में 3,854 महिलाएं और 1,134 लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये लड़कियां कहाँ और क्यों गायब हुई? क्या सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाएगी? उत्तराखंड में लड़कियां गायब हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हजारों की संख्या में युवा लड़कों की शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लड़के बेरोजगार हैं और आपकी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। माननीय महोदय, कंक्लूड करिए। अनेक वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति को छोड़कर 3 लाख जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा, तो ये समान नागरिक संहिता कहां से हुई? अंत में, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में उत्तराखंड मूल के लोगों की जल जंगल जमीन बचाने, उन्हें रोजगार और मौलिक अधिकार की सुविधाएं देने का विचार था। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के मूल निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया। आज राज्य का युवा मूल निवास और भू कानून की मांग के लिए आंदोलनरत है। रोजगार की मांग करने वालों, भर्ती घोटालों के खिलाफ उठाने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। कंक्लूड करिए। को अपराधियों से बचाने के लिए माननीय सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए, पढ़ना बंद करिए। अंत में निवेदन करना चाहता हूं, आपने पूरा पढ़ लिया। सब कमियों को देखते हुए इस विधेयक को परवर समिति को भेजने की कृपा करें। माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, नहीं, माननीय सदस्य हरीश सिंह जी, हरी सिंह जी। आपको कोई शक है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसीसी में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अभी इसमें बहुत सी कमियां दिख रही हैं। इसमें जैसे वयस्क व्यक्तियों की सहमति, लिव इन रिलेशन का मामला है। ये मैं नहीं, मैं एक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो ये उत्तराखंड महिला समूह के द्वारा जो दिया गया है, काफ़ी इसमें जो है भ्रांतियाँ हैं। जो पूरे देश में महिलाओं का जो एक विचार था, जिस तरह से महिलाएं चाहती थी कि एक सशक्त कानून बने, ये उसी का ड्राफ्ट है। अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। मैं इस पे जो कुछ चीज़ों पर उन्होंने चिंता जाहिर की है, जैसे लिव इन रिलेशन पे है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो है संबंध उसमें जो है जो इस पर कुछ नहीं दिया गया है, बाल विवाह सामान्य घोषित पे है, और धार्मिक व्यक्तिगत जो है कानून पे है। हिंदू कानून विरासत समान प्रावधानों के अस्तित्व बनती है, और इसमें जो है विवाह अनिवार्य पंजीकरण पे है। तो ऐसे कई मामले हैं। मैं मानता हूं कि जो है यूसीसी लाना बहुत अनिवार्य भी था और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मुझ पर इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ जल्दीबाजी की है। तो आज फिर मैं अपने समस्त जितने भी साथियों ने बोला उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए, और जो हमारी उत्तराखंड महिला समूह की जो हमारी बहनें हैं, जो उनकी चिंता है, जो उन्होंने इसमें चिंता जाहिर की है कि उनकी जो बरसों मांग थी, ये केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो इस कानून को लागू कर रही है। अगर ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, अगर उनकी चिंताओं को
जो वो जाहिर करते हैं, तो अन्य राज्य भी उसी तर्ज पर चलेंगे, जिससे कि महिलाएं जो अपना अधिकार चाहती हैं वो पूर्ण रूप से उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो मातृ शक्तियों का जो एक ये ड्राफ्ट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, तो इसको एक बार फिर हमारी जो है यहाँ पे जितने भी साथी हैं इस विधानसभा में और सरकार इस पे एक बार गहन चिंता व्यक्त करते हुए इस पे मनन करे और इसको प्रवर समिति को सौंपे, और ऐसा एक जो है यूसीसी का जो कानून ऐसा ड्राफ्ट बने जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है एक नजीर पेश करे, और जो महिलाओं की हमारी बहनों की जो एक चिंता है वो चिंता दूर हो। क्योंकि सुबह सुबह उनका मेरे को फ़ोन आया कि उत्तराखंड राज्य इसको लागू कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें अभी भी जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनकी पूरे देश में मांग है, वो वहाँ पर जाहिर नहीं है। तो उनका भी ये कहना है कि इसको जो है प्रवर समिति को सौंपा जाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को जो है ख़त्म करता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि युवा मुख्यमंत्री जी ने इस पे जो है पहल किया है, तो निश्चित तौर पे महिलाओं की हमारी मातृशक्तियों की जो उनका एक जो ड्राफ्ट उनकी तरफ से आया उस पर ध्यान दें, और इस प्रदेश में एक ऐसा कानून बने कि पूरे देश में उसकी जो है नजीर पेश हो। इसके लिए आप भी जो है समिति प्रदान करें और इसको प्रवर समिति को जो है दें, और अगली बार जब यूसीसी का जो ड्राफ्ट इस सदन में आए बजट सत्र के दौरान, तो हमारा एक एक साथी उसमें तारीफ न करें, जो है आस्थाओं पर न जाएं। जिस तरह हमारे कल जो है संसदीय मंत्री जी बोल रहे थे, और मैं उनसे ये भी चाहूंगा कि आप जिस पद पे बैठे एकदम हाइपर न, तो ये जहाँ पर जो साथी बैठे हैं ये अगर कुछ सीखे हैं तो आप ही के द्वारा सिखाई गई सीख है। क्योंकि जब क्योंकि आप हमसे सीनियर हो, पहली बार जब इस उत्तराखंड की विधानसभा में आया था 2012 में, हम सत्ता पक्ष की ओर थे और आप यहाँ थे, तो हमने देखा आप पर्चियां जो है फाड़ फाड़ के माननीय पीठ की ओर फेंकते थे, लेकिन हमने वो सीख नहीं ली। लेकिन कई चीजों में क्योंकि मुझे भी याद है, एक बार मैं व्यक्तिगत किसी में बोलने लगा और जोर से बोलने लगा, तो आज प्रकाश पंत जी याद आते हैं। उन्होंने कहा बाहर बुला के, बोला हरीश भाई ये विधानसभा है, इसमें हम जितनी मर्यादा में रहेंगे, जितने शिष्टाचार पर रहेंगे, तो उसके जो है पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। तो आपसे भी निवेदन है कि आप उग्र न हो, अगर कोई साथी अगर आक्रोशित है तो आप उसको जो है शांत करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अध्यक्षा जी, मेरे छोटे भाई हरीश ने बहुत अच्छी नसीहत दी है, मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो हाइपर वाली स्थिति मैंने भी आप ही से सीखी, और नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी आदमी किसी से भी सीख सकता है। अब तो काफी शांत हो गए हैं। हाँ, 17 से 22 में तो बहुत ज्यादा हल्ला होता था, और तो काफी शांत है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे भाई हरीश जी ने कहा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, तो इनके पास कुछ महिलाओं का फोन आया कि इस विषय को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। तो बहुत जागरूक है आपकी महिला, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्हें पता ही प्रवर समिति क्या चीज है। माननीय सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर जी। धन्यवाद। हमारे पक्ष से कोई विरोध नहीं कर रहा, हम लोग आपके सब उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा न हो कि जिससे अन्य राज्यों में। वैसे हरीश ईमानदार से तुम्हारे से उम्मीद थी कि तुम इसका प्रशंसा ही करोगे, लेकिन तुमने प्रवर समिति वाला विषय ठीक नहीं किया। माननीय सदस्य रवि बहादुर जी। देखिए विरोध किसने किया? सबने प्रवर समिति की मांग की है, वे विरोध कोई नहीं कर रहे ना, आप ही विरोध करवा रहे हैं। अच्छे में देख लो, आप ही करवा रहे हैं। अच्छा बोलने दीजिए, चलिए बोलिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने समान नागरिक संहिता पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, और सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। उम्मीद ये थी कि शायद हमें चर्चा का भी समय ना मिले, जिस तरीके से सरकार ने उतावलापन इस यूसीसी को लागू करने में दिखाया। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं एक जयकारा जरूर लगाऊंगा। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। कारण महिलाएं हमारी प्रथम होती हैं। हमारी महिला मंत्री जी ने भी कल बताया कि स्वर्णिम दिन है। हम मानते हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम विरोध में भी नहीं है, पर हम चर्चा चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस हमेशा संवाद में विश्वास रखती है। अभी बात हो रही थी, मैं इस लायक नहीं हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने बोल पाऊं, पर उन्होंने भी
हमारे बड़े भाई ने कहा कि उतावलापन दिखा देते हैं, उग्र हो जाते हैं। अभी उतावलेपन में फिर वो बोल गए क्या सियाराम सियाराम कर रहे थे, अभी बोले, रिकॉर्ड में है। इसलिए बता रहा हूं कि जय सियाराम, प्यार से बोलते हैं जय सियाराम, हंसी आती है। सारे सियाराम वाले हैं, हम भी सियाराम वाले, हम भी आप ही के हैं। बस यही तो हम चाह रहे हैं आप सियाराम बोल रहे हैं। हम कोई दूसरे प्लैनेट के नहीं है। हमारे घर में तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जय कृष्ण, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तो घर में भी पूजा जब होती है जब हमारी दहली पूज दी जाती है और सीताराम लिखा जाता है। रक्षाबंधन पे भाई की कलाई पे राखी जब बांधी जाती है, जब सीताराम लिखा जाता है, सियाराम लिखा जाता है। तो ये जो ये एग्रेशन, ये क्रोध, नारा मार के पड़ोसी को जगाना, उससे अगले पड़ोसी को जगाना, कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी, यही हमारा मिसकम्युनिकेशन है। आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया है और ये मेरी एक सदस्य होने के नाते मेरा सौभाग्य भी है कि मैं इतनी महान हस्तियों में बैठ रहा हूं और ऐसे माहौल में बैठ रहा हूं जिसमें बड़ी चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। कल जब एक सदस्य के नाते जब कोई बात रखी जाती है, आज मैं कुछ बोलूंगा और मेरी अगर स्लिप टंग होती है या जो भी मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूं, सदस्य हमारे जो कार्य मंत्री है, मंत्री जी हैं, वो सुधारने का कार्य करेंगे। कल चीजें इन्होंने भी कुछ बोली कि 60 साल पहले क्यों नहीं हुआ। माननीय हमारे मदन कौशिक जी भी बोले कि 2 मंत्री थे वो उस वक्त रिजाइन कर चुके थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज कुछ बताना चाहता हूं कि 60 साल पहले या 70 साल पहले हमारे CLP साहब ने भी बताया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, कि 71 में भी UCC के लिए हमने, हमारी जो नेता थी उन्होंने कहा था कि तैयार रहना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये आज़ादी, जब हम देश आज़ाद हुआ था, ये जब के फोटो हैं। ये जब का भारत है कि भैंस पे बैठ के महिला जलंधर का पुल पार कर रही है। ये आपका मुंबई का फोटो है जब देश आज़ाद हुआ था। ये एक फोटो और दिल्ली का है, दिल्ली के बाजार का। ये वो देश था जो बंटवारे का दंश झेल रहा था, भूखमरी कागार पे थी, औसतन आयु आदमी की 30 वर्ष होती थी। 5 बच्चों में से सिर्फ एक ही जीता था। लाल गेहूं बाहर से आता था। उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध, चाइना से युद्ध, पर जो हमारे सम्मानित उस वक्त प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। उन्होंने पिछली सरकार या अंग्रेजों पे ये बात नहीं रखी कि वो कुछ दे के नहीं गए हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे हाथ बांध लिए, ये कर दिया। उन्होंने रोना नहीं रोया। उन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी के सपने दिखाए हम लोगों को। उन्होंने एम्स बनाया, IIM बनाया, IIT बनाया, इसरो बनाया, उन्होंने भेल बनाया, रेल बनाया। कुछ ऐसी चीजें दे गए जो आज जिस पे हम गर्व करते हैं। हम बाहर भी जाके गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। आज टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में सारे CEO आपको भारतीय मिलेंगे। वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। जो कल मेरे भाई लोग, जो मंत्री जी हमारे बताते कि 60 साल में 70 साल में कुछ नहीं किया।